ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। और ये क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। ठीक। और ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। ठीक। यस सर। और ये है कैसा? रफ। रफ। ठीक। यस सर। और ये माफ करो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये है इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलोप क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये हो जाएगी कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक। और ये क्या है? इनर। ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। और ये बीच में क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस ठीक केंद्रक की। अब ये न्यूक्लियस, अभी हमने सेल पढ़ा था। ठीक। अभी हमने सेल पढ़ा। तो सेल दो प्रकार की हमने सेल पढ़ी। सेल कितने प्रकार की? दो। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक। यस सर। न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक। उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के केंद्रक को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ कोशिका के अंदर डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा होगा। ठीक। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक। न्यूक्लियोइड कहेंगे। ठीक। और वेल डेवलप केंद्रक किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक। अब हम बात करते हैं केंद्रक है क्या। ठीक। तो केंद्रक को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। केंद्रक को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है केंद्रक को? ब्रेन ऑफ सेल केंद्रक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के सभी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? सेल। न्यूक्लियस। ठीक। कौन? कोशिका के सभी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। कि जब हम यूकैरियोटिक सेल को स्टैन करके देखेंगे। ठीक। स्टैन करना क्या होता है? कलर करना। किस चीज से हम स्टैन करेंगे? हाँ, मेथाइल ब्लू और सैफरिन से हम इसे कलर करेंगे। ठीक। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका को सैफरिन
और मेथाइल ब्लू से कलर करेंगे तब उसके अंदर एक हमें कलर्ड स्ट्रक्चर गोल बीच में सेंटर में कोशिका के बीच में सेंटर में हमें दिखेगा। क्या दिखेगा? गोल सी संरचना जो कि क्या है? न्यूक्लियस है। हम कलर करके माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो ये हमें दिखेगा। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉन्स्पिशियस सेल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल। ये न्यूक्लियस एनिमल सेल का और प्लांट सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं? पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि प्लांट सेल भी क्या है? प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल हैं। प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल हैं, तो प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं। अभी हमने कहा जब एनिमल सेल को हम स्टेन करके देखेंगे तो उसमें हमें बीच में, बिल्कुल बीच में दिखेगा एक कलर स्ट्रक्चर संरचना। ठीक, और प्लांट सेल में क्या ये बीच में होगा? नहीं होगा। प्लांट सेल में साइड होगा, साइड में प्लांट सेल होगी, साइड में केंद्रक होगा। प्लांट सेल में साइड में केंद्रक होगा। ठीक, इन प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, इन प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस शिफ्टेड टुवर्ड अ साइड। न्यूक्लियस कहाँ होगा? साइड में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? लार्ज वैक्यूल पाई जाती है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, इसीलिए प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होगा? साइड में शिफ्ट होगा। और एनिमल सेल में बीच में होगा। एनिमल सेल में बीच में होगा। न्यूक्लियस कंटेन हेरेडिटी मटेरियल डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस कंटेन हेरेडिटी मटेरियल डीएनए और आरएनए एंड ट्रांसफर फॉर द जेनेटिक मटेरियल जनरेशन टू जनरेशन। और ये क्या करता है? न्यूक्लियस, इसमें जो हेरेडिटी मटेरियल होता है डीएनए या फिर आरएनए, इसमें हेरेडिटी मटेरियल होता है डीएनए या फिर आरएनए। ये क्या करता है? हमारे आनुवांशिक लक्षण, हेरेडिटी का मतलब आनुवांशिक लक्षण, हमारी जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर करता है। चलो अब हम बात करते हैं, ठीक, इस केंद्रक की, कि केंद्रक को किसने खोजा, कि डिस्कवरी, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831। कब की थी? 1831। ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? केंद्रक कला। ये क्या है? जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर। कैसी होती है? डबल लेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर होती है। इसमें एक आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, और एक होती है इनर लेयर। इसमें एक आउटर लेयर होती है और एक होती है इनर लेयर, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और इसके बीच में जो ये स्थान होता है, खाली जगह होता है, इसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इसके बीच में ये जो पड़ा हुआ है, ये क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल। ये क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, डीएनए या फिर आरएनए बोल सकते हैं। ठीक, और इसके अंदर ये जो तरल भरा हुआ है, इसके अंदर ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो बीच में तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसे हम न्यूक्लियर फ्लूइड मटेरियल जो है ये, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ये जो इस पर चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं कण, ये जो कण चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। ये सभी क्या है? राइबोसोम्स हैं।
ठीक है। ये हमारे हैं रेटिकुलम। क्या है? रेटिकुलम। रेटिकुलम है। रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? 2 तरीके का होता है रेटिकुलम। कौन कौन सा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस पर ये राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और जो देखो यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, या देखें तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। तो इन पर जब कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, ये हमारे कहलाएंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम। ठीक, ये हमारे हो जाएंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये सारा हम सब समझ में आ गया हमारी। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, और डीएनए या आरएनए या फिर न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, या फिर हमारे रफ या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। और इसकी डिस्कवरी तो हमने देख ली। ये इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1831 में हुई थी। और किसने इसकी डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगली बार हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम्स, इनकी डिस्कवरी व इनके फंक्शन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, तो हम इसे, एक हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हम ये वाली अलग। ठीक, और दूसरे की बात करें तो हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तीसरे की बात करें तो हम, तो ये न्यूक्लियोलस। ठीक, इसका भी कुछ मेन वर्क होता है। ठीक, इसका भी कुछ मेन वर्क होता है। ठीक, तो अगले की हम बात करें तो न्यूक्लियोलस हो गया। और न्यूक्लियोलस के बाद अगर हम अगले की बात करें तो क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, काय की? क्रोमैटिन मटेरियल की। न्यूक्लियस बना होता है कितने कंपोनेंट से मिलकर? 4 कंपोनेंट से मिलकर। न्यूक्लियस मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल या क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक, 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक, न्यूक्लियस में मेनली प्रोटीन पाई जाती है 70 से 80% तक। मेनली प्रोटीन पाई जाती है 70 से 80% तक। डीएनए 10 से 12% और आरएनए 2 से 4% पाया जाता है। और लिपिड 3 से 5% पाई जाती है। लिपिड 3 से 5% पाई जाती है। ठीक, तो अब हम फुल तरीके से, फुल डिटेल में, ठीक, विद डिटेल में न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस कंपोनेंट के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमने देखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पूरे स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। और न्यूक्लियस को हमने देखा मेनली 4 तरीके से देख सकते हैं।
कौन कौन सा? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस, चौथा क्रोमेटिन मटेरियल, चौथा क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक, अब इनके सब के बारे में हम विद डिटेल में अलग अलग इनकी डिस्कवरी और इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।